जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से पूरी दुनिया से इस समय पर लगातार खबरें आ रही हैं, ना केवल भारत से तो लगातार खबरें आ रही हैं कि जिस भी मुस्लिम मोहल्ले से कोई भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकली या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली, वहीं पर पथराव शुरू हो गया। तो एक तरीके का ऐसा एक सिस्टम बन गया है, एक ऐसा ओपिनियन डेवलप हो गया कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदूज जो हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। लेकिन सिचुएशन अगर सिर्फ इंडिया की होती तो हम ये शायद सोचते कि हाँ, यहाँ पर हिंदू जो है वो इनटॉलरेंट हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से माहौल इस समय नजर आ रहा है और स्वीडन से भी खबरें आ रही हैं और लगातार हिंदुस्तान क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया ही धीरे धीरे इस्लाम के या मुस्लिम के खिलाफ होती जा रही है और एक बड़ा तगड़ा सेंटिमेंट वहां डेवलप होता जा रहा है। मैं इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं कि असलियत में मामला ऐसा है क्या कि इस्लाम के खिलाफ पूरी की पूरी सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है, या जिसे कहीं के नॉन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोगों के खिलाफ जो एग्रेशन खुले तौर पर नजर आ रहा है, उसके पीछे के सारे रीजंस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, क्या कारण है कि सभी उसके अगेंस्ट मतलब इस्लाम के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। इसी चीज पर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप हमारे पास जो आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ये जो कंसेप्ट्स है इसी के लिए हम लोगों ने कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर ये कंसेप्टर बैच हमने लॉन्च किया है, और इस कंसेप्टर बैच में एनसीईआरटी हिस्ट्री से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं, उन सभी कंसेप्ट्स को आपको कराया जाएगा। इससे आपका यूपीएससी और पीसीएस का पीटी तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में एसएससी, सीयू सेट, नेट जीआरएफ, ग्रेड 1 और टेट जैसे जितने एग्जाम्स हैं उनके बेसिक्स भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे, ताकि आप इन एग्जाम्स में भी पीछे ना रहें। दूसरा, इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी है ताकि हर बच्चे को हम लोग इस कोर्स के थ्रू पढ़ा सकें, अप्रोच में ला सकें। महंगी फीस देने का क्या फायदा। 500 पर मंथ हमने इसकी फीस रखी है। मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं और मेरे दोस्त संदीप सर और प्रियरंजन सर इस बैच में हमारे साथ होंगे, और पॉसिबिलिटी ये है मेरे और भी फ्रेंड्स इसके अंदर जुड़ेंगे। सीनियर फैकल्टीज हैं सारे, तो आपको वैसे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, टॉपिक ये है कि असलियत में होल वर्ल्ड इज टर्निंग अगेंस्ट इस्लाम। होल वर्ल्ड इज टर्निंग अगेंस्ट इस्लाम। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पूरी दुनिया है ये इस्लाम के खिलाफ अगर हो रही है तो वाई। अब सबसे बड़ा अगर रीजन हम ढूंढना शुरू करें वाई, तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे को नजर आने शुरू होंगे। तो जब जैसे ही हम सवाल पूछते हैं वाई, तो हम लोग उनके फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला शुरू हो रहा है, इसके पीछे नजर डालेंगे तो अलग अलग फैक्टर्स हमारे को नजर आएंगे कि असलियत में किसी भी कम्युनिटी, क्योंकि इस्लाम को हम मानते हैं कि यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले हम एक कम्युनिटी की तरह देख रहे हैं, तो क्या ऐसा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर यहाँ इस्लाम के लोग ही नहीं समझ पा रहे कि पूरी दुनिया कहाँ है और वो कहाँ है। तो उन बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस सेक्शन है उसके बारे में समझेंगे कि असलियत में ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, इसके अंदर कोई समस्या आ रही हो या वो इनकम्पिटेंट हो, जो अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको समझने में मदद ना कर पा रहा हो या उनको ना समझ पा रहा हो। तीसरा, कहीं ना कहीं क्या हम रोल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या रोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स, क्या इसे इग्नोर कर सकते हैं कि भाई असलियत में यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स का ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो इस्लामिक दुनिया है
वो इस समय परेशान है, मतलब इस समय पर परेशान है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का खिलौना बन गया हो। इसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को भी हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर जैसे ही कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट शुरू होते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स में। इसी तरीके से और भी वेरियस अदर फैक्टर्स जो हैं उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, जो खासकर बेसिकली लोकल फैक्टर्स होते हैं। उनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि असलियत में क्या रीजन है कि हम इन बेसिक फैक्टर्स को समझें कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन इस्लाम के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं वहां की लोकल पॉपुलेशन को। ये बात याद रखिए, मैं हमेशा कोशिश यही कर रहा हूं इस पूरे उसमें कि मैं आपको सिर्फ इस चीज पर फोकस करने की बात कर रहा हूं कि भाई असलियत में यहां मैं उन देशों की मेनली बात कर रहा हूं जो कि इस्लाम, जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां इस्लाम माइनॉरिटी रिलीजन, मतलब इस्लाम को मानने वाले माइनॉरिटी में है और इनकी पॉपुलेशन कमोबेश लगभग लगभग 20% के आसपास या उससे कम है। अब जब हम यहां चलते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर हमें नजर आता है, तो सबसे पहले ये देख लें कि असलियत में दुनिया में इस्लाम के अगेंस्ट कहां कहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक वो देखेंगे कि यहां पर इस्लाम का सबसे बड़ा रीजन जो है जिसकी वजह से इस्लाम के अगेंस्ट लोग कहीं ना कहीं नाराज होते जा रहे हैं या इससे दूर हट रहे हैं, वो है टेररिज्म। अब यहां आप लोग टेररिज्म को देखते हैं तो टेररिज्म दो तरीके का है। एक वो जो इन नॉन इस्लामिक कंट्रीज है, जो इस्लाम को मानने वाले देश नहीं हैं, या यूं कहें कि जहां इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, वहां पर टेररिज्म का क्या असर है। और दूसरी बात, ये टेररिज्म इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी उसी तरीके से फैला हुआ है जितना, और मजे की बात ये, या यूं कहें मजे की तो खैर बात क्या, टोटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है कि इस्लामिक कंट्रीज इटसेल्फ आर सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म एंड दे आर मोर सफर्ड, दे आर सफरिंग मोर मतलब डोमिनेंस ऑफ टेररिज्म, मोर प्रॉब्लम्स विद टेररिज्म एज कंपेयर टू द नॉन इस्लामिक कंट्रीज। यहां समझ लीजिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इनके अंदर टेररिज्म कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा है उन देशों के जहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग कम हैं। बेस्ट एग्जांपल देखेंगे, इसे थोड़ा नक्शे पे समझते हैं। सबसे पहले हम उन नॉन इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर इस्लाम नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लाम को मानने वालों के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा म्यांमार के अंदर। सबसे बर्निंग एग्जाम्पल म्यांमार है और म्यांमार के अंदर है रोहिंग्या इशू। इस रोहिंग्या इशू का मामला क्या है? इस रोहिंग्यान इशू के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये कि जिस टाइम इंडिया आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पर रोहिंग्याओं ने भी इसी बिहाफ पर कि अगर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन सकता है तो इस्लाम के नाम पर रोहिंग्या लैंड क्यों नहीं बन सकता। ये मेनली रोहिंग्या वो लोग थे जो बर्मा से या इंडिया से, मेनली बर्मा से ले जाए गए वो मजदूर थे जो म्यांमार के अंदर जाकर मजदूरी कर रहे थे, या वहां पर अंग्रेज उनको ले गए थे और वहां पर खेती बाड़ी करवाने लगे या जो भी। और बाद में यही लोग जो खेती बाड़ी करने लगे या मजदूरी करने लगे, यही आगे चलकर रोहिंग्या कहलाए और इन्होंने रोहिंग्या लैंड की डिमांड करी ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। यानी ये बिल्कुल वही था कि ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, कि भाई क्योंकि हम इस्लाम के नाम, इस्लाम को मानते हैं और हम किसी दूसरे देश की सरपरस्ती को महसूस या सर पे नहीं रहेंगे, तो पहले रोहिंग्या वालों ने अराकान आर्मी बनाई। अराकान आर्मी के अंदर इन्होंने हिंदूज और बुद्धिस्टों का मैसेकर करना शुरू किया, बुरी तरह हिंदुओं और बुद्धिस्टों को काटना शुरू किया और लगभग लगभग मास ग्रेव्स, 300 लोगों की मास ग्रेव्स रोहिंग्या लैंड के अंदर हिंदुओं और बुद्धिस्टों के मिली। वहां से फिर वो विरिथु जैसे जो थे
संत, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो एक्शन में आए और उन्होंने रोहिंग्याज के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया। और फिर वो कैंपेन से की वजह से फिर आर्मी ने भी कैंपेन चलाया और हालात जो थे यहाँ पर बिगड़ते चले गए। यही हाल श्रीलंका के अंदर है कि श्रीलंका के अंदर भी मुस्लिम्स को एक तरीके से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट यहां पर मौजूद है। हालांकि श्रीलंका के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंटी तमिल सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन 100% तमिल्स के साथ नहीं। मेनली वो तमिल्स जो जाफना के पास हैं, बाकी बहुत सारी लगभग एक बड़ी आबादी तमिलों की कोलंबो और उसके आसपास भी रहती है। वो लोग श्रीलंकन्स और सिंघलीज का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सिंघलीज उनका सम्मान करते हैं। लेकिन श्रीलंका के अंदर भी एक अच्छी खासी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स डेवलप हो चुके हैं। यही हाल इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी एंटी मुस्लिम रायट्स जो हैं वो आए दिन हम लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड पार्ट डिस्कस करूंगा, वो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अलग टॉपिक्स के हमें इलेबोरेट करके देखना है। यहां ऐसे मामले के अंदर हम शिनजियांग को नहीं देख सकते, मतलब नहीं भूल सकते कि ये असलियत में है क्या। शिनजियांग प्रांत के अंदर उइगुर मुस्लिम्स मौजूद हैं और इन उइगुर मुस्लिम्स को अगर देखा जाए तो हालांकि यहां चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ रही। एक तो उइगुर मुस्लिम्स और दूसरे उत्सुल मुस्लिम्स। अब असलियत में यहां मामला क्या हुआ था इसे समझिए। उइगुर मुस्लिम्स और उत्सुल मुस्लिम्स, मामला यह हुआ यहां पर कि चाइना के अंदर क्लियर वर्ड्स में जो गवर्नमेंट है वो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के सामने अगर देखा जाए तो रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। अब रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये लोग रिलीजन को दूर दूर तक मानते ही नहीं है, कि जो कहते हैं कि एक इंसान के ऊपर ही सब चीजें हैं, इंसान ही सब है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर ये खुले तौर पर डोमिनेंस ऑफ सिंगल रिलीजन की बात हमेशा करते हैं कि भैया जो भी है वो सिंगल कल्चर होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे शिनजियांग का, तो यहां इस एरिया में ये सेंट्रल एशिया मौजूद है और इस सेंट्रल एशिया के अंदर ये जो 5 देश हैं ये भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इन 5 देशों को कोई ऐसी समस्या नहीं थी, क्योंकि पांचों के पांचों शुरू से यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में रहे और वहां पर कम्युनिस्ट रजीम हमेशा डोमिनेट करती रही। और कम्युनिस्ट के चलते यहां पर मुस्लिम्स के अंदर भी, भले ही मुस्लिम्स हैं लेकिन मुस्लिम्स के अंदर वो वाला रेडिकलिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन इस शिनजियांग के पास अफगानिस्तान मौजूद है और अफगानिस्तान का ये वखान कॉरिडोर यहां पर मौजूद है। और इस शिनजियांग के बहुत से मुस्लिम्स ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हाथ मिलाया और मिलाकर शिनजियांग लिबरेशन फ्रंट जैसा और ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसा एक फ्रंट बनाया और यहां पर चाइना के अंदर रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी थी। यह बात मैं कर रहा हूं 1990s की, जब यहां तालिबान का राज था अफगानिस्तान में। शिनजियांग के अंदर जिस तरीके से रेडिकलिज्म बढ़ा, चाइना ने एक बहुत ही हैवी हैंड के साथ मुस्लिम्स के साथ, मतलब हैवी हैंड के साथ शिनजियांग के अंदर वो दबाव डालना शुरू किया कि उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि हम बहुत सारे वीडियोस इसमें भी कवर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि उइगुर मुस्लिम्स ने जिस तरीके से उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर कांग्रीगेशन कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जिस तरीके से चाइना ने वहां पर मुस्लिम्स को इकट्ठा किया, वहां पर औरतों के बुरके को बीच सड़क पर काटकर स्कर्ट में कन्वर्ट कर दिया, दाढ़ी को बीच सड़क पर काट दिया गया, मस्जिदें तोड़ के वहां पर सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए और यहां तक कि कुरान भी अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखवा रहा है। तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से चाइना इस्लाम को अपने वर्जन में कन्वर्ट करने की पूरी तैयारी के अंदर यहां पर है। अब एक बड़ा सेक्शन अगर आप यहां पर देखें तो एक पार्ट इजराइल का है। इजराइल का तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा रीजन ये कि एक तो यहूदियों को इस्लाम में शुरू से ही एक नेगेटिव टर्म की फॉर्म में देखा गया और दूसरा जिस तरीके से इन लोगों को बाय फोर्स इजराइल को यहां बसाया गया, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इजराइल को ये आज तक एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें
कोई दो राय नहीं है। लेकिन असली पंगा जो है ना दोस्तों, माने या ना माने इस चीज को, असली जो कलेश, मैं मानकर चल रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जनता अनपढ़ है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी नंबर के अंदर, बहुत बड़े नंबर के अंदर इंडिया के अंदर ऐसे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो अपनी ओछी राजनीति या छोटी राजनीति के चलते एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देकर रायट्स करवाते हैं और वोट बटोर ले जाते हैं। लेकिन और ऐसे में हमारी जनता भी अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है, जो ये समझ ही नहीं पा रही कि असलियत में इनकी चाल क्या है। लेकिन दोस्तों यहां अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस सेक्शन के अंदर अब हम उसका क्या करें जो यूरोप के अंदर हो रहा है। अगर आप यूरोप में भी देखेंगे तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेकर, डेमोक्रेटिक इंडेक्स से लेकर, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स से लेकर, और क्या नाम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स से लेकर, दुनिया की जो भी रिपोर्ट्स जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो 3-4 देश ऐसे मिलेंगे जो हमेशा टॉप पर बने रहते हैं। उसमें अमेरिका वगैरह ना होकर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये 5 देश ऐसे हैं जो आपको किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड, किसी भी डेवलपमेंट के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए मिलेंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पर बने हुए मिलेंगे। अब ऐसी उसमें कि जब ये सारी चीजें टॉप मोस्ट पोजीशन पर बनके खड़ी हुई नजर आ रही हैं, यहां आपको लगभग 100% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी मिलेगी, सारे के सारे आपको वेल एजुकेटेड के साथ साथ वेल वर्किंग मिलेंगे, समझदारी के लेवल पे से लेकर, डेमोक्रेसी से लेकर, हर चीज के मामले में नंबर 1। लेकिन जब आपको सुनाई दे कि स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया जा रहा है और बाकायदा वहां पर रेडिकल ग्रुप्स जो हैं वो इतना डोमिनेट हो गए हैं कि वो उनको कुरान को जला रहे हैं और पुलिस उन्हें नहीं रोक पा रही, दूसरी तरफ नॉर्वे के अंदर से भी ऐसी आवाजें आ चुकी हैं और पहले भी ऐसा हो चुका है कि एंटी मुस्लिम रायट्स नॉर्वे के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। डेनमार्क में भी आप देखोगे तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स खूब जबरदस्त लेवल पर हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम के अंदर भी, फ्रांस के अंदर बुर्के को बैन कर दिया गया है। मस्जिदों के ऊपर आपको यहां पर सीसीटीवी कैमरा से लेकर एक तो मस्जिद भी बंद कर दी गई। वहीं अगर आप देखोगे तो बुर्के के ऊपर बैन से लेकर रिलीजियस सिंबल्स को पूरे फ्रांस के अंदर पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम से खबरें आ रही हैं कि भाई एक तरफ शरिया पुलिसिंग हो रही है और दूसरी बर्मिंघम के अंदर तो हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वही हाल आपको ग्रीस से मिलेगा, इटली से मिलेगा, इन पोलैंड जैसे कंट्रीज से मिलेगा, जहां जहां पर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है। जर्मनी के अंदर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स गजब लेवल पर हैं। तो सोचकर देखिए यहां इन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर मुस्लिम्स जो हैं एकदम से एकदम से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ने लगे। वो भी तब जब यहां पर ये जो देश हैं ये अपना ताल ठोकते हैं, जोर शोर से कहते हैं कि हम लोग फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट फ्रीडम, हम लोग फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से हम आगे फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर कहीं ना कहीं जो कम्युनिटीज फ्रीडम को बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ाती हैं, रिलीजन से ज्यादा इंडिविजुअल राइट्स को आगे बढ़ा रही हैं, वहां भी अगर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भड़कने लग जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां पर भी है। हम यहां एक बार को भूल जाते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, चलो मान लेते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में कहीं ना कहीं टेंशन है, लेकिन जैसे ही हम नजर डालते हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी तो क्या वो शांत हैं? तो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नी सेक्ट को सपोर्ट करता है या उसका लीडर बनता है, वो ईरान से हमेशा नफरत करता है जो शिया है।
पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो टेंशन है वो असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो बरेलवी हैं वो आपको कहते हैं, बरेलवी जो हैं वो आपको देवबंदियों को मारते हुए नजर आएंगे। देवबंदियां जो है, बेदेवबंदी जो हैं वो अल हदीसियों के अगेंस्ट खड़े हुए नजर आएंगे। और अल हदीसियों ने और इन तीनों ने, और ये तीनों के तीनों मिलकर शियाओं के अगेंस्ट हैं, और ये चारों के चारों मिलकर अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो सोचकर देखिए यहां पर क्या रीजन है कि एक कम्युनिटी मुस्लिम जो कुरान को ही मानती है, वही कम्युनिटी दूसरे को काफिर कहती है, और यहां तक कि वो दोनों मिलके तीसरे को काफिर कहते हैं, और वही तीनों मिलके चौथे को काफिर कहते हैं, और वही चारों मिलके पांचवें को काफिर कहते हैं। ये सवाल सोचने वाला है। और पांचवें को तो वो अपने धर्म से ही बाहर निकालकर फेंक देते हैं, अहमदियाज को तो। और साथ में ये जो बरेलवी हैं वो देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल यानी जिसका मर्डर किया जा सके वो बताते हैं। देवबंदी और बरेलवी मिलके अल हदीसियों को वाजिबुल कत्ल बताते हैं। अल हदीसी और ये तीनों मिलकर जो हैं वो शियाओं को वाजिबुल कत्ल मिला कहेंगे, और ये चारों मिलकर जो है वो अहमदियाओं को तो मार डालते हैं। पाकिस्तान में तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते, खत्म कर दिया गया, पॉपुलेशन ही खत्म हो गई है। और उससे ज्यादा मजे की बात, ये चारों के चारों जो हैं वो अपने देश में तो ठीक हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पश्तून जो हैं वो कहीं ना कहीं हजाराओं को सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो शिया हैं, और हजाराओं को मार मार के ईरान भगा रखा है। इसी तरीके से पश्तूनों की ना पंजाबियों से बनती, ना सिंधियों से बनती, ना बलूचों से बनती, और रही सही कसर वो उज्बेक और तुर्क और ताजिक इन तीनों कम्युनिटीज से नहीं बनती। और उसके बाद ये आपस में लड़ रही हैं। यहां पर इनका इस हद तक इंटॉलरेंस है कि ये किसी भी लेवल पर एक दूसरे को खत्म करते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो इतना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दुश्मनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के पंजाबी फोर्सेस और बलूचों के बीच में, और पाकिस्तान की पंजाबी फोर्सेस और पश्तूनों के बीच में है। अब आप यहां आप आकर देखेंगे तो इन सब की ईरान और टर्की की आपस में नहीं बन रही। अब अगर यहां इस चीज को देखें तो इंडिया और नेपाल की क्या दुश्मनी है? कुछ भी नहीं। इंडिया और श्रीलंका की क्या दुश्मनी है? कुछ भी नहीं। बढ़िया एक्सेप्टेंस है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। म्यांमार के अंदर भी इंडिया वाले खूब जा रहे हैं, बातचीत वगैरह कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है कि उनके घर के अंदर टेंशन है। यहां पर आपको फैक्टर ऑफ टॉलरेंस दिखाई देगा, और यहां आपको सबसे बड़ा इनटॉलरेंस दिखाई देगा। और ये तीनों के तीनों बहुत तगड़े तरीके से इस एरिया को, जो सीरिया और इराक है, इसमें लड़ रहे हैं। और मजे की बात ये सारे मिलकर कुर्दों को मार रहे हैं, कुर्द फोर्सेस को। इजराइल के खिलाफ भले ही ये इकट्ठे नजर आए, लेकिन कुर्दिशों के खिलाफ ये तीनों इकट्ठे हैं। और इजराइल से, और आजकल तो हालात ये हैं कि सबने इजराइल से जाके हाथ मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ईरान से दुश्मनी है। वही हाल आपको यहां पर क्या नाम है, अल कायदा जैसा ही एक वो है, अल सहाब नाम का एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है अबू बकर टाइप के लोगों का, वो आपको नाइजर से लेकर चाड और माली के अंदर मिलेगा। सूडान के अंदर इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे। तो ऐसा क्या रीजन है कि असलियत में यहां अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस्लाम में नॉन इस्लामिक कंट्रीज में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को जब हम देखते हैं तो क्या शांति के साथ इस्लामिक कंट्रीज में रहा जा रहा है, तो आंसर दिखाई देगा कि यहां पर भी आपको टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खुलकर दिखाई देंगे। हालांकि मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम फ्रेंड्स से पूछता हूं जो अच्छे लेवल पर पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज को कहते हैं कि ये वो हमेशा दूसरे वाले को लेकिन जबान दबा जाते हैं कि नहीं, वो उस चीज को छोड़ो, वो मामला दूसरा है, आप नहीं समझोगे। असलियत में यहां आपको जब नजर आएगा तो सभी जगह पर एक चीज, वन कॉमन फैक्टर होगा जो नजर आएगा।
वन कॉमन फैक्टर, वो नजर ये आएगा और वो कॉमन फैक्टर है इंटॉलरेंस का। ये जो इंडिया में बकवास शुरू से की जा रही थी कि इंडिया है इंटॉलरेंस 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 इंटॉलरेंस, बीजेपी के आने के बाद इंटॉलरेंस बढ़ गया। असलियत में मोटे तौर पर देखा जाए तो इंटॉलरेंस बीजेपी के अंदर आने के बाद उसे ग्लोरीफाई कर, एक तरीके से ग्लोरीफाई तो नहीं कहेंगे, उसे प्रोपेगेंडा के थ्रू शोर मचा दिया गया। वो इंटॉलरेंस फ्रॉम डे वन पहले से था। और वो क्या है, वो इंटॉलरेंस क्या है, उसे अगर समझे तो बेसिक फिलॉसफी ऑफ इस्लाम जो है उसमें जहां तक, अब यहां पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और जितने जानकार हैं वो भी इस चीज के टोटली अगेंस्ट चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम इस्लाम के बारे में जानते ही क्या हो। बिल्कुल सही कहा, मैं इस्लाम के बारे में सच में बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं जो कॉमन फैक्टर समझ पा रहा हूं उसके अंदर यह है कि असलियत में एक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रहा है वो ये कि जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप यहूदीज को या ज्यूज को अगर हम देखें ज्यूज, तो ज्यूज के अंदर एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ज्यूज की मुस्लिम्स के साथ है। ज्यूज वर्सेस इस्लाम को अगर आप देखेंगे तो सबसे मेन प्रॉब्लम एक बेसिक है, वही क्रिश्चियनिटी के साथ भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इस्लाम की है। और जहां तक मुझे बहुत ही बेसिक लेमन फॉर्म में जिस मेरे बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ्रेंड ने बताया वो ये कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दो बेसिक चीजों का सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये, पहला कि असलियत में क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ईसा मसीह हैं उन्हें सन ऑफ गॉड माना गया, इवन इनफैक्ट गॉड ही माना गया। इस्लाम में उन्हें सन ऑफ गॉड ना मानकर एक प्रॉफिट माना गया और प्रॉफिट मोहम्मद को भी वैसे माना गया और उनको लास्ट माना गया। ऐसा ही एक बेसिक पार्ट। दूसरा, इनके बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये असलियत में कल्चरल डिफरेंस ज्यादा है, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर ब्रेड और वाइन का भोग लगना और इस्लाम में ब्रेड और वाइन और पिग को ही कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक डिक्लेयर कर देना। वो असलियत में कल्चरल डिफरेंस जो है वो जियोग्राफी से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन उस जियोग्राफिकल पार्ट को उन्होंने कल्चरल रिलीजन का पार्ट बना दिया। इस वजह से दोनों के बीच में एक नाराजगी है। और यहां क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखें तो वो इस्लाम को और इस्लाम क्रिश्चियनिटी को टोटली अगेंस्ट है। हिंदुइज्म और अच्छा, इन दोनों की खास बात और ये कि जूस और क्रिश्चियनिटी में आइडल वर्शिप जो है वो, भाई जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पूजा होती है और इसी तरीके से जूस के अंदर भी एक तरीके का वही फॉर्म रहता है, हालांकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं आगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो हिंदूज इन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इस्लाम को यहां पर हिंदुइज्म जो है वो आइडल वर्शिप करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम में इसी आइडल वर्शिप को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया गया क्लियर वर्ड्स में। और प्रॉब्लम यहां शुरू तब होती है जब इस्लाम में यह कहा जाता है कि ये सारे आउटवर्डली रिजेक्टेड है। आउटवर्डली रिजेक्ट जब आप किसी भी चीज को कर देते हो तो यहां असलियत में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि आपने दूसरे को आउटवर्डली रिजेक्ट किया और जब आपने किसी भी दूसरे को काफिर कहा तो एग्जैक्टली जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप ये कह रहे हो कि आई डोंट बिलीव इन दिस बिलीफ एंड योर, देखो जब तक ये तो ठीक है कि एक आम मुस्लिम जो है वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे विश्वास में विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, इसको जायज माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी ये कहे, आम मुस्लिम या जो भी एक मुस्लिम ये कहे कि तुम्हारे विश्वास में मुझे विश्वास नहीं है और मैं इस विश्वास को गलत मानता हूं
मेरे धर्म में आपके इस विश्वास को गलत माना गया है, कुफ्र माना गया है, और क्योंकि आप कुफ्र कर रहे हैं इसलिए आप काफिर हैं, और आप काफिर हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके बाद अलग अलग फिलॉसफीज जो मस्जिदों में पढ़ाई जा रही है कि काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है, इस्लाम का प्रचार करना है तो काफिरों को मारो, या तो आप उसे कन्वर्ट करवाओ या फिर आप उसे कन्वर्ट करवाओ या फिर आप उसे लीव करवाओ या फिर छुड़वा दो, उस जगह से भगा दो, या फिर आप उसे या तो कन्वर्ट करवाओ या उसे फोर्स टू लीव द प्लेस, या फिर उसे मार डालो या फिर डाई। इस तरीके का स्लोगन आप जहां पर भी दोगे। ये अगर हम मानते हैं कि कश्मीर फाइल में दिखाई देता है तो आप गलत सोच रहे हैं। जितना ज्यादा इंडिया के अंदर, और यही एक फिलॉसफी अगर आप देखें तो खास बात यह है, यही फिलॉसफी आपको जजिया के अंदर दिखाई देगी। भाई इंडिया के अंदर या दुनिया के किसी भी धर्म में कोई ऐसा टैक्स नहीं है, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो कि अपनी प्रजा को धर्म के नाम पर बांट के लगाया जाता हो, कि जैसे अगर आप हिंदू हैं तो टैक्स नहीं देंगे, मुस्लिम हैं तो टैक्स देंगे। ऐसा कोई टैक्स का जिक्र हिंदू धर्म के अंदर धर्म ग्रंथ में नहीं मिला, और 99.9% राजाओं ने ऐसा नहीं किया। यस, 99.9% राजाओं ने ऐसा नहीं किया। यही हाल क्रिश्चियनिटी में रहा, यही हाल ज्यूज में रहा, और दुनिया के जिस भी धर्म में था वो यही हाल रहा। यानी राजाओं के लिए प्रजा हमेशा इक्वल होती थी, लेकिन इस्लाम को मानने वाले राजाओं को अगर आप देखें तो इस्लाम के को मानने वाले राजाओं ने हमेशा अपने जो सब्जेक्ट्स थे, अपनी जो प्रजा थी, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा। एक वो प्रजा जो मुस्लिम्स थे और दूसरी वो प्रजा जो नॉन मुस्लिम्स थे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब कुरान में लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन जहां जहां काजियों के रेफरेंसेस को पढ़ा गया उसमें साफ नजर आया कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंशिएट किया जाए, और मुस्लिम्स को जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और नॉन मुस्लिम्स को स्पेशल पनिशमेंट मिले। इसका एक मेन एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो जजिया की फॉर्म में साफ नजर आता है। और मैं हमेशा से इस क्योंकि जहां जहां इस्लामिक रूल गया अपने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और दो पार्ट्स में डिवाइड किया करके उस पर जजिया ठोक दिया गया, और जो नॉन मुस्लिम से उन्होंने कंपेल किया गया कि या तो आप इस्लाम को मानो और इस टैक्स से बच जाओ, नहीं मानोगे तो ये टैक्स तुम पे लगेगा, और अगर ये टैक्स दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दो भाई। अगर ये टैक्स नेट बचत का 10% भी था, कई कई जगह 10% था, मानिए 10 से लेकर 15% तक टैक्स लिया जाता था, और बहुत जोर जबरदस्ती से लिया जाता था। जबकि अगर आप देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं कि जकात होता था, तो यार जकात जो था वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था, और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी अगर बहुत ज्यादा होता था तो 1/40% होता था। 1/40 में और 1/10 के अंदर कितना फर्क है? 4 गुने का फर्क है भाई। 1/40 से भी कई बार कम होता था, और यहां पर जजिया हर इंसान को, फॉर एवरीवन, हर इंसान को देना पड़ता था, लेकिन जकात जो है वो प्रॉस्परस मुस्लिम को ही देना होता था। अब ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे कहीं ना कहीं रिलीजन को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की फॉर्म में यूज किया गया या नहीं किया गया? यहां ये रिलीजन को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। देखो ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म के अंदर बुराइयां नहीं हैं, लाख बुराइयां हैं। जब मैं हिंदुइज्म को क्रिटिसिज्म करने पे आऊंगा तो यकीन मानो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक क्रिटिसाइज करूंगा। हिंदुइज्म पे जब आऊंगा तो वो उसमें और ज्यादा बुराइयां होंगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन अभी अगर इसका क्रिटिसिज्म है तो इसका क्रिटिसिज्म सुने, क्योंकि जितने अब बहुत सारे अब इसमें नीचे कमेंट करेंगे कि तुम होते कौन हो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले एंड ऑल। देखो यार सीधी सी बात यह है,
अगर आप किसी दूसरे की बुराई कर रहे हो और दूसरे का क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको अगर सुन नहीं और अपनी बुराई नहीं सुन पा रहे और ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं, तो वो गलत बात है। भाई हम अगर भाई भाई हैं तो भाई अगर भाई की कमी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? तभी तो एक बीच का रास्ता निकलेगा। अब यहां प्रॉब्लम समझिए क्या है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चालू हो गया। जब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ तो यहीं से ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन शुरू हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाला जितना मुसलमान है वो अपना सरनेम और अपना ओरिजिन ढूंढ कर निकाले तो पता लगेगा कि एक बड़े सेक्शन को या तो ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड यानी तलवार के नाम पर बदल दिया, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी तरीके का लालच देकर, जिसे कहते हैं कैरेट, उसके नाम पर बदल दिया, या फिर डाई या फिर किल, उसे मार डाला गया। जो बच गए वो इस लेवल पर बच गए क्योंकि वो स्ट्रांग थे, वो कहीं ना कहीं अपोज कर पा रहे थे और पॉसिबिलिटी पूरी थी कि उनका डर था कि राजा अगर ज्यादा मारेगा तो सारी जनता इकट्ठी हो जाएगी, राजा को कच्चा खा जाएगी। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि यहां अगर आप देखें तो फ्रॉम डे वन जब से प्रोपगेशन हुआ, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की फॉर्म में आगे बढ़ा। तो धर्म जो था वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का मतलब ये कि एक बहुत ही बारीक सा रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स, फ्रॉम डे वन इसका एक कॉम्बिनेशन चला जो शुरू से लेकर आखिरी तक देखने को मिला। पॉलिटिक्स जो थी वो रिलीजन को इस तरीके से सपोर्ट करती थी कि हम विक्ट्री करने जा रहे हैं, और रिलीजन पॉलिटिक्स को इस तरीके से सपोर्ट करता था कि हम यहां पर वॉलंटियर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब विक्ट्री ऑफ इस्लाम प्रोजेक्ट किया गया कि जहां पर भी राजा की जीत होगी वो इस्लाम की जीत होगी। तो यानी एक तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है विक्ट्री ऑफ इस्लाम और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है इस्लाम के नाम पर वॉलंटियर मिल जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन जहां भी गया इसने पूरी दुनिया को रौंद के रख दिया। जहां जहां गए वो रौंदे गए। हम ये कहते हैं प्रॉस्पेरिटी मिली, लेकिन प्रॉस्पेरिटी को अगर आप देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी तब मिली जब कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल एपेटाइट था वो शांत हो गया। जो पॉलिटिकल एपेटाइट जो था वो शांत हो गया, या फिर यूं कहें कि स्ट्रेंथ इकट्ठी हो गई तब। लेकिन जो डिसेक्रेशन था किसी भी दूसरे रिलीजन का, यानी दूसरे रिलीजन को अपमानित करने का जो प्रोसेस था वो लगातार तब तक जारी रहा जब तक एग्रेशन ना हो जाए। हालांकि आज के दिन बहुत सारों को मैं देखता हूं जो पुष्यमित्र शुंग का वगैरह वगैरह का नाम लेते हैं। देखो, पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप है कि उसने बुद्धिस्टों को हटाने के लिए, मारने के लिए 1 दिनार का इनाम रखा। लेकिन उसका बेटा अग्निमित्र जब बुद्ध धर्म को अपना लेता है तो बात वहीं बराबर आ जाती है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस एक पर्टिकुलर पर्सन में था, वो स्टेट प्रोस्पेक्टस या स्टेट की जो पॉलिसी थी वो नहीं बना। रिलीजन जब स्टेट पॉलिसी का पार्ट हो जाए, यहां रिलीजन और पॉलिटिक्स जब आपस में मिलकर चलते हैं तो वो स्टेट पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। और जब स्टेट पॉलिसी का पार्ट बनता है तो वहां पर अदर रिलीजन्स जो होंगे वो, जिसे कहते हैं अदर रिलीजन्स वुड बी ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड, रिलीजन्स वुड बी ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड। ये जो रिलीजन जो है वो सेकंड ग्रेड की फॉर्म में इन्हें ट्रीट किया जाता है, और जैसे ही दूसरे रिलीजन्स को सेकंड ग्रेड की फॉर्म में ट्रीट करेंगे, यहीं से सिचुएशंस जो हैं वो आपको नजर आएगी कि दूसरा रिलीजन को ही आप मान्यता तक नहीं दे रहे, उसे सेकंड ग्रेड रिलीजन की फॉर्म में आप कह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक हैबिट पड़ जाएगी, यहां पर ये पूरी कम्युनिटी हैबिचुअल होगी कि कहीं ना कहीं हैबिचुअल क्या होगी भाई, हैबिचुअल किस, या फिर यूं कहें हैबिचुअल की जगह अगर आप देखेंगे तो यहां पर, अच्छा, जब सेकंड ग्रेड की तरह होगा और स्टेट पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाला जो रिलीजियस प्लेस होगा, जो रिलीजियस प्लेस होगा वो असलियत में
क्या करेगा? वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को प्रोपगेट करेगा। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने वाला एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक बात समझ लीजिए, यानी जब रिलीजन और पॉलिटिक्स, इस्लाम में रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में मिले तो उन्होंने स्टेट पॉलिसी, रिलीजन और पॉलिटिक्स स्टेट, रिलीजन जो है वो स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हो गया, जिसमें दूसरे धर्मों को आपने सेकंड ग्रेड माना, और साथ में स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो रिलीजियस प्लेस, जिसे आप मॉस्क कहेंगे, मदरसा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने वाला इंस्टीट्यूशन बन जाता है। और जैसे ही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने वाला इंस्टीट्यूशन बन जाएगा तो यहां पर असलियत में इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, यानी वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। ये फैक्ट है, इसे आप सोचकर देखिए कभी भी, ये पूरी फिलॉसफी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है। अब प्रॉब्लम जब यहां आपको दिखाई देगी तो एक तरफ यहां, अब प्रॉब्लम क्या है? या तो एक स्टेट है, या तो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट के अंदर कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गई, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे ईरान हो गया, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे ओमान हो गया, जैसे कतर हो गया, जैसे यूएई हो गया, जैसे सीरिया, या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इन सब के अंदर अदर रिलीजन्स आर ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड रिलीजन्स। जो अदर रिलीजन्स हैं वो क्या है? सेकंड ग्रेड रिलीजन्स हैं। यानी यहां पर किसी भी दूसरे धर्म को किसी भी तरीके का कोई भी मामला दिखाई देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरे ग्रेड के रिलीजन को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 2015 या 16 तक हिंदूज की मैरिज तक को परमिशन नहीं थी, उनको रिकॉग्निशन ही नहीं थी। अगर मैरिज रजिस्टर होगी तो सिर्फ इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग और मस्जिद से सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आपकी जो धर्म है वो कामयाब होगा, वरना नहीं होगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको यहां पर साफ नजर आएगा कि इस्लाम को अगर आपने नहीं माना तो आपके खिलाफ पूरा स्टेट जो है, स्टेट यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट ऑल अदर रिलीजन्स, यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट अदर रिलीजन। यही एक रीजन है कि जितने भी इस्लामिक देश मिलेंगे उनमें 100% मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, 100% मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां रिलीजन है या नहीं है मैं उसे जा ही नहीं रहा, लेकिन जब स्टेट पॉलिसी को ही आपने इस तरीके से बना दिया कि किसी दूसरे को आपने रिलीजन मानने ही नहीं दिया तो पॉपुलेशन वहां जो बचेगी वो 100% मुस्लिम बचेगी, बाकी सबको अच्छे तरीके से मार काट दिया जाएगा। और ये लोग इतनी ज्यादा लेवल पर कंजर्वेटिव होंगे कि अपने, और ये कंजर्वेटिव हो गए ना, फिर अपने ही लोगों को, अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे अरब कंट्रीज में आपकी 10 पुश्तें बीत जाएं आपको वहां की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। काउंट करके देख लो आप, कोई ऐसा कहे कि अरब की सिटीजनशिप मिल जाएगी और या सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप उसे मिल गई, मान जाऊंगा मैं। कतर, यूएई, कुवैत वगैरह जाके आप देखो, इंडिया के जो लोग हैं वहां पूरी पूरी जिंदगी 40-40 साल कमा लेते हैं, वहां पर उन्हें अपना मंदिर तक बनाने की परमिशन नहीं है, अपना मंदिर तक बनाने की परमिशन नहीं है। बाकी रामनवमी से लेकर दूसरे त्योहारों से लेकर कोई भी सेलिब्रेशन तो आप लोग भूल जाओ। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वो, इस्लामिक स्टेट जो है वो बाकी दूसरे रिलीजन्स को सेकंड ग्रेड रिलीजन मान रहा है। अब इसका दूसरा एक्सपेंशन का तरीका क्या होता है? अब यहां पर जो है भाई टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी चीज के अंदर
पिछड़ गए या गरीब हो गया, जो भी था। तो अब ये लोग दूसरे फॉर्म में अब उन देशों की बात करते हैं जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब नॉन इस्लामिक कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो दुनिया के जो भी नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं ज्यादातर आपको टॉलरेंट मिलेंगे। टॉलरेंट क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार भाई, अगर आप हिंदुइज्म को देखेंगे तो हिंदू बाय नेचर इज टॉलरेंट। हिंदू इज कैन नेवर बी इनटॉलरेंट until unless somebody raises the question on its own existence। जब तक हिंदू की एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा ना, हिंदू इज नॉट इनटॉलरेंट, ये टॉलरेंट है। यस, क्योंकि यहां खुद ही इतने ज्यादा धर्म हैं, इतने ज्यादा धर्म हैं, इतने पंथ हैं, इतने संप्रदाय हैं और इतनी ज्यादा वैरायटी है कि भाई आप जितने मर्जी उनको मान लेंगे। यहां तक कि अगर आप नहीं मानते तो भी ठीक है, मानते हैं तो भी ठीक है, मंदिर नहीं जाते तो भी ठीक है, जाते हैं तो भी ठीक है, शराब पीते हैं तो भी ठीक है, नहीं पीते हैं तो भी ठीक है। सब चीजों की एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है। यहां पर कोई भी आपको दूसरी फॉर्म को आउटवर्डली रिजेक्ट करते हुए नहीं दिखाई देगा। जो टेंशन्स हैं वो पॉलिटिकल टेंशन्स ज्यादा हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको टेंशन्स नजर नहीं आएंगी, और जो हैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा और अच्छे से क्रिटिसाइज करेंगे। यही एक रीजन है B.R. अंबेडकर ने कभी भी हिंदुइज्म को छोड़ने के बारे में कहा जरूर, लेकिन वो जिस भी धर्म को पढ़ते वो हिंदुइज्म से ज्यादा ही इनटॉलरेंट निकलता। और यही रीजन है जब उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त में, जब बिल्कुल आखिरी वक्त में, जहां पर उन्होंने अपने बिल्कुल आखिरी वक्त में जब धर्म को अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो हिंदुइज्म के बहुत ज्यादा करीब था कल्चरल और प्रिंसिपल्स के मैटर में। हर तरीके के मैटर के अंदर बुद्धिज्म जो था वो हिंदुइज्म के बिल्कुल करीब था, और इसीलिए जब बुद्धिज्म अपनाया तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, और यहां तक कि इस्लाम के मामले में उनके विचार ज्यादा अच्छे थे नहीं। और वो यहां तक कहते थे कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी को अगर देश में रखोगे तो दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इनको सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। और वो प्रॉब्लम यहां क्यों? क्योंकि दूसरे नॉन इस्लामिक कंट्री ज्यादातर आपको अगर दिखाई देंगे, ज्यादातर, तो वहां एक चीज आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और वो है फ्रीडम, दूसरी है टॉलरेंस। अब एक तरफ फ्रीडम है और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खासकर यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इंडिया में आप देखोगे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, अगर आप यहां पर देखोगे तो इक्वालिटी की बात की गई है, यहां पर आप देखोगे तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है इसलिए इसे सेक्युलरिज्म की बात की गई है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां जस्टिस की बात की गई है और जस्टिस फॉर एवरीवन की बात की जाएगी। यहां आज के दिन आप देखोगे तो रूल ऑफ लॉ दिखाई देगा। अब एक तरफ तो वो देश है जो सेक्युलरिज्म को मतलब थूकते हैं कि कौन सा सेक्युलरिज्म, हम यहां पर टॉलरेट ही नहीं करेंगे। सोचकर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री यूएई जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब एक मंदिर खोल लेने दो, तब जाके एक मंदिर की परमिशन दी। शायद से सऊदी अरेबिया के अंदर वो मंदिर भी नहीं है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब यहां से माइग्रेंट्स की फॉर्म में, हालांकि मैं बहुत सारा सेक्शन छोड़ गया हूं, उसके ऊपर दोबारा फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। माइग्रेंट्स की फॉर्म में, रिफ्यूजी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स जो हैं वो इन कंट्रीज में पहुंचे। मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा। जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले क्लेम किया फ्रीडम में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जी हमारे को रिलीजन की भी थोड़ी सी फ्रीडम दे दो, इक्वालिटी भी है, और सेक्युलरिज्म है तो हमारे को ऑब्वियस सी बात है इस मामले में सपोर्ट कीजिए कि हम अपनी मॉस्क बनाएंगे। ठीक है, अब यहां समझिए, और साथ में रूल ऑफ लॉ या जस्टिस की बात। तो यहां असलियत में बना दिया गया मॉस्क, और यहां जो मॉस्क है
वो शुरू से उसका नेचर क्या है। आप देखिए, मॉस्क का नेचर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं है। मॉस्क एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने वाला एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में एजेस से डेवलप हुआ है फ्रॉम द डे वन, क्योंकि बेसिक नेचर के अंदर ही रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में मिला दिया गया, और जैसे ही मिलाया गया तो मॉस्क जो है वो क्या नाम है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वाला पार्ट भी हो गया। अब यहां ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये भले ही आपस में कितना मर्जी लड़ रहे हो, लेकिन ये बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। दुनिया का कोई भी रिलीजन आपको ऐसा कोई कॉपरेशन बनाता हुआ नजर नहीं आएगा जो कि इस्लामिक कॉपरेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस्लामिक कॉपरेशन बनाया गया, सभी इस्लामिक कंट्रीज को अपने पास लाकर बिठाया गया। इसका सीधा सीधा मकसद एक था दोस्तों, एक सीधा सीधा मकसद यह था कि एट एनी कॉस्ट हमारे जहां पर भी मुस्लिम्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और यहां से फंडिंग से लेकर दूसरी चीजें। तो प्रॉब्लम यहां पर यही आ गई कि एक तरफ तो यहां एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो कि एक ऐसे रिलीजन में चल रही है जो कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हमेशा से उसका आगे रहेगा। यही रीजन है मौलानाओं से लेकर जितने भी रिलीजियस इंटेलेक्चुअल क्लास, रिलीजियस क्लास है, उनकी जो इस्लाम में रिलीजियस क्लास है, वो आपको 99.9% केसेस में पॉलिटिकल प्रीचिंग करते हुए मिलेंगे। पॉलिटिकल प्रीचिंग करते हुए मिलेंगे। मेजॉरिटी फोकस, जब मेन फोकस होगा वो रिलीजन पे कम और यूनाइटेड होने पर, एक होने पर ज्यादा होगा। और माइंडसेट इस तरीके का है कि वी आर डिफरेंट। अब क्योंकि वी आर डिफरेंट, तो मॉस्क के अंदर इसके साथ साथ मदरसा देंगे, और इस मदरसा के अंदर रिलीजियस एजुकेशन जो है वो हमेशा डोमिनेट होगी। अब मेनली क्या है, मॉस्क में ही मदरसा डेवलप होना शुरू हो गया, और जैसे ही मॉस्क में मदरसा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, रिलीजन और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलेंगी। जैसे एंशिएंट इंडिया के अंदर चलता था वो आज तक है। लेकिन अगर आप वेदों की एजुकेशन को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल फॉर्म में थी। वो राजा को भी ये शिक्षा देते कि तुम्हारा ये वो है, और ऑल आर इक्वल, सर्वे भवन्तु सुखिना। यहां प्रॉब्लम सर्वधर्म संभाव और सर्वे भवन्तु सुखिना। यहां क्या है कि मदरसा एजुकेशन जो मिलेगा मॉस्क के अंदर, मॉस्क से जो निकलेगा वो रिलीजियस माइंडसेट डेवलप कर चुका होता है। और ये जो रिलीजियस माइंडसेट है, वो रिलीजियस माइंडसेट पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों का एक बहुत तगड़ा मिक्सचर है। अब यहां जब तक आप माइनॉरिटी में होगे, तब तक तो क्लेम होगा नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मेजॉरिटी में आना शुरू हो जाएंगे तो यहां से थोड़ी सी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, तो यहीं वो मॉस्क में बैठा हुआ जो क्या नाम है मौलवी वगैरह है, वो अब क्लेम करवाएगा अपनी इस पॉपुलेशन से कि वी वांट आवर कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल फ्रीडम या कल्चरल डोमिनेंस। अब ये कल्चरल डोमिनेंस अपने तक तो ठीक है, लेकिन यहां से मॉस्क का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चालू हो जाएगा। और वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहां क्या होता है कि भैया जहां पर भी हम हैं वहां पर हमें शरिया लॉ चाहिए, कि हम तुम्हारा लॉ मानेंगे ही नहीं, वहां हमें शरिया लॉ चाहिए, वहां हमारे को हमारा वाला कल्चर चाहिए, हमारा कल्चर हमारे जैसा हो फिर तक तो ठीक है, लेकिन आप जो कल्चर फॉलो करोगे वो भी हमारा ही होगा, वरना हम गालियां बकेंगे। अगर आप नेट पे शरिया पॉलिसिंग से लेकर बर्मिंगम से लेकर भाई ओस्लो के अंदर, ओस्लो जैसी सिटी में अगर ये क्लेम होना शुरू हो जाए कि वी वांट शरिया लॉ, तो एक रेपरकेशन तो देखने को मिलेगा। ये मेन प्रॉब्लम है कि असलियत में यहां ये कोई रिलीजन कम और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चलते जहां जहां पर
कम्युनिटी का थोड़ा सा भी डोमिनेंस होता है, वहां पर अपना क्लेम कर दिया जाता है कि ध्यान से देखो ये मेरा क्लेम है और यहां मेरे अकॉर्डिंग सब चीजें होंगी। ऑल ऑफ यू आर इम्प्योर, कुफ्र, काफिर या जो भी वर्ड्स हैं उसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। यही एक इनटॉलरेंस, यही इसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है, इनटॉलरेंस प्लस विक्टिम कार्ड। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आप यहां देखेंगे, जैसे मैं अभी सुबह सुबह आज तक वालों की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस आज तक वालों की रिपोर्ट में एक नगमा या नजमा कोई लेडी थी, वो कहती है कि असली दंगा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मस्जिद के सामने आकर इन्होंने जोर जोर से डीजे बजाया, और डीजे वाला कलेश तो सब जगह से है। अब डीजे वाला कलेश सब जगह से, मैं उस मामले में हर किसी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं डीजे को, मैं तो वैसे भी इन भजनों के बद्देपन के खिलाफ रहता हूं, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे इसलिए है क्योंकि भाई एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी बोलने की आजादी बनी रहे, इसके लिए मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूं। यहां अगर कोई आपके घर के बाहर से कोई भी सेलिब्रेशन या शोभा यात्रा जा रही है, आप उसकी वॉइस को कम करने के लिए कह सकते हैं, चुप करने के लिए नहीं कह सकते। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है फिर तो माना जा सकता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे ही नहीं वरना मारेंगे। और रही बात, लोग कह रहे हैं प्रोवोकेशन, अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताइए, प्रोवोकेशन की अगर बात की जा रही है, प्रोवोक करना, तो प्रोवोकेशन की अगर बात की जा रही है तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, प्रोवोक करने वाला अगर गुनहगार है तो पत्थर मारने वाला भी उतना ही गुनहगार है। प्रोवोकेशन बुरा है, लेकिन किसी को पत्थर मारना, जान से मार देना, जला देना, करौली की 12-12 किलो की सिल्लियां उखाड़ उखाड़ के फेंकना, गोलियां चलाना, तलवारें निकाल देना, तो जब आप अगर किसी को काफिर कह रहे हैं तो सामने वाला अगर ऐसा ही कोई नारा लगाए तो आपको चिढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर फिर युद्ध होगा तो उसकी कोई, फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर विक्टिम कार्ड ना खेला जाए। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि हिंदुओं की क्या गलती है, अगले वीडियो में उसके ऊपर भी बताऊंगा कि हिंदू कहां गलती कर रहे हैं और भारत के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, समझे। लेकिन असलियत में सिर्फ ये कहना कि वन साइड कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी इज इंटॉलरेंट, बाकी सारे के सारे हम तो विक्टिम हैं, तो ऐसा गलत है। दोनों जगह से, दोनों तरफ से मामला खराब है। एक साइड का बता दिया कि असलियत में जिस तरीके से शुरू से हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान का बनना एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस्लाम से उसका लेना देना नहीं है। और इनटॉलरेंस अगर देखा जाए तो जब एक कम्युनिटी अपने ही सिमिलर बेसिक प्रिंसिपल्स को के बिहाफ पर थोड़े से कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ना कर पाए और एक दूसरे को वाजिब उल कत्ल डिक्लेयर कर दे तो इनटॉलरेंस का लेवल वहां ज्यादा होता है। तो ये एक मेन रीजन है। अभी मैं इसका दूसरा पक्ष, क्योंकि देखो जब तक हम दोनों पक्षों की कमियां नहीं बताएंगे, हिंदुओं की अपनी समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं और उनकी कमियां भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसकी कमियों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है वो इस्तेमाल किया गया, और उस प्रोपेगेंडा ने आज के दिन इस्लाम को पूरी दुनिया के अगेंस्ट एक कल्प्रिट की फॉर्म में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट होती जा रही है। उसके पीछे की बेसिक फिलॉसफी ये है कि एक्सेप्ट ना करना। ये मेरे कमेंट बॉक्स में गालियां लिख के कुछ नहीं मिलेगा, आप पता कीजिए और बताइए कि कितनी एक्सेप्टेंस एक हिंदू की मूर्ति पूजा के लिए मुस्लिम्स के अंदर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई हम बड़ी तालियां बजाते हैं जब हमें यह पता लगता है कि एक मंदिर के अंदर नमाज अदा करने के लिए स्पेस दे दिया गया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हिंदुओं के ही एक ऐसे प्रोसेशन को मुस्लिम में करने की परमिशन, मस्जिद में करने की परमिशन दे दी जाए? और उस एग्जाम्पल को मैं अभी ढूंढ रहा हूं। अब वो होगा क्या, कैसे होगा? फिल्मों के ऊपर मैं नहीं जा रहा, फिल्मी ड्रामे हैं। रियलिटी कहां है उसको थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा पता लगेगा।
वरना कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा बुरी है, इससे ज्यादा बुरी कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री कभी हो नहीं सकती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें बायसनेस ज्यादा थी, लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर एंगल देखना था, उसी लिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाना था। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।